चलिए देख लेते हैं एक बार। चैट लेकिन नहीं आ रहा यार। एक सेकेंड। चलिए, हाईएस्ट फ्लड लेवल से कितना ऊपर तक, हाईएस्ट फ्लड लेवल के कितना ऊंचाई तक माइंस का एंट्रेंस रखा जाता है, उससे कम नीचा नहीं होगा। ठीक है। जो लाइव कर रहे हैं वो ठीक है, और जो लाइव नहीं कर रहे हैं उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कोई इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं वेंटिलेशन का पार्ट समझ के कि इसमें क्या ही होगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको। डस्ट प्लान, सबसे पहला क्वेश्चन है, डस्ट प्लान से कितना रेशियो पे बनाया जाता है? डस्ट प्लान कितना रेशियो पे बनाया जाता है, बताइएगा। डस्ट प्लान का रेशियो क्या होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। 2000:1 बहुत कम कोई बता रहे हैं। 2000:1, जी बिल्कुल 2000:1 एकदम सही जवाब है। 2000:1 रेशियो पे बनाया जाता है डस्ट प्लान। ठीक है, कुछ रैंडम सा क्वेश्चन करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो डस्ट प्लान जब भी बनाया जाता है वो 2000:1 रेशियो पे बनाया जाता है। 2000:1 रेशियो पे बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में होगा वो मेरा 2000 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। ठीक है। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, जब भी कभी हम डस्ट प्लान बनाते हैं तो उसमें रिटर्न साइड के कितने मीटर दायरा को शामिल करता है? अच्छा, ये पूछ चुके हैं, 1 मिनट, ये पूछ चुके हैं। रिटर्न साइड के 200 मीटर अंदर तक शामिल करते हैं। जो भी आपका रिटर्न साइड होगा उसके 200 मीटर अंदर तक का जो एरिया होगा उसको हम लोग शामिल करेंगे। जब भी कभी हम लोग प्लान बनाते हैं, जब भी कभी हम लोग डस्ट प्लान बनाते हैं, तो हम 150-150 मीटर का इंटरवल लेते हैं। कितना कितना मीटर का? 150-150 मीटर का इंटरवल लेते हैं, और उसको हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। सब का सब 50 मीटर का दूरी होता है। सब का सब क्या होता है? 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर का दूरी होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है मेरा, चलिए हिंट दे देते हैं पहले। डस्ट कंट्रोल का उपाय में एक उपाय है पानी का छिड़काव करना और डस्ट का छिड़काव करना। तो दो तरीके से हम लोग छिड़काव करके रोकते हैं, दो चीज का हम लोग छिड़काव करके और डस्ट को सप्रेस करते हैं। एक होता है वाटर, मतलब वाटर का छिड़काव करके, दूसरा होता है स्टोन डस्ट का छिड़काव करके। ठीक है, दूसरा क्या है? स्टोन डस्ट का छिड़काव करके। तो मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रिप सैंपलिंग किसके लिए प्रयोग किया जाएगा और स्पॉट सैंपलिंग किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, बताइएगा। स्ट्रिप, पहले बताइए, स्ट्रिप सैंपलिंग वाटर सीपेज, वाटर का छिड़काव जहाँ होता है उस जगह पे वो स्ट्रिप सैंपलिंग करते हैं, या स्टोन डस्ट का छिड़काव जहाँ होता है वहाँ पे हम स्ट्रिप सैंपलिंग करते हैं। ठीक। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, और नहीं देखे हैं क्लास को फिर से देखिएगा, है ना। लाइव डालने का मकसद यही है कि ताकि आप बार 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 उसको पढ़ सके, देख सके। चलिए, बड़ा ही कम रिस्पॉन्ड आ रहा है। धर्मेंद्र कह रहा है बस स्पॉट पानी के लिए होता है। अच्छा, ठीक है, स्ट्रिप मतलब डस्ट के लिए, ठीक है। एक ही बच्चा अभी तक बताया, देखते हैं। रिस्पॉन्ड बड़ा कम आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझा दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं लेक्चर को मिस मत कीजिए, अगर कर भी रहे हैं तो बार बार देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको समझ में आए। देखो, स्टोन डस्ट को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड है। या तो हम वाटर का छिड़काव करेंगे या स्टोन डस्ट का छिड़काव करेंगे। वाटर का अगर हम छिड़काव करते हैं, यानी वाटर स्प्रिंकलर करते हैं,
तो उस जगह पे हमको जो सैम्पलिंग लेना होगा उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो होता है स्पॉट सैम्पलिंग। क्या होता है? स्पॉट सैम्पलिंग। और जहाँ पे स्टोन डस्ट का छिड़काव करते हैं उस जगह पे जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो होगा स्ट्रिप सैम्पलिंग। क्या होगा? स्ट्रिप सैम्पलिंग। जहाँ पे अज्वलनशील डस्ट यानी इनकम्बस्टेबल मटेरियल या स्टोन डस्ट का छिड़काव करेंगे उस जगह पे हम लोग कौन सा सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे? उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिप सैम्पलिंग का। ठीक है, अब दोनों के बारे में हम हल्का हल्का आइडिया दे दिए थे प्रीवियस क्लास में। स्पॉट सैम्पलिंग में होता क्या है, पहले स्ट्रिप सैम्पलिंग समझाए थे। स्ट्रिप सैम्पलिंग जहाँ पे अनकम्बस्टेबल मटेरियल छीटा जाता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5-5 मीटर का इंटरवल लेते हैं और 5-5 मीटर का इंटरवल पे हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो सैम्पलिंग करते हैं उसके लिए 10 सेंटीमीटर चौड़ा स्ट्रिप लेते हैं, उस जगह से मटेरियल उठाते हैं गड्ढा कोड़ के। ठीक है, ये था एक सेकेंड यार, म्यूट कर लीजिए सब। और दूसरा था स्पॉट सैम्पलिंग। स्पॉट सैम्पलिंग में क्या होता था, स्पॉट सैम्पलिंग में बेसिकली जिग जैग पाथ सेलेक्ट करते थे। ठीक है, और जिग जैग पाथ सेलेक्ट करने के बाद प्रति मीटर लंबाई पे यानी कि 1-1 मीटर का इंटरवल पे हम लोग सैम्पलिंग लेते थे। ठीक है, तो स्पॉट और इसमें यही अंतर था। अगला क्वेश्चन है टोटल सैम्पलिंग। कोई भी मेथड से अगर हम सैम्पलिंग लेंगे तो कितना ग्राम सैंपल हम सेलेक्ट करेंगे। एक मेथड है उसका इस्तेमाल करते हुए लास्ट में हम लोग उतना जो ग्राम होगा सैंपल उसको लेके जाएंगे लैब में टेस्ट करने के लिए। बताइए कितना ग्राम हम जांच के लिए ले जा सकते हैं। बड़ा ही कम रिस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है, धर्मेंद्र ही बता पा रहे हैं, बाकी सब लगता है नहीं पढ़े हैं। वीडियो लेक्चर देखा करो यार, ठीक है, क्लास में हम भेजते हैं तो वीडियो लेक्चर देखा करो। क्लास मिस हो जाता था इसीलिए लेक्चर का फॉर्मेट में कन्वर्ट करने लगे। तो वीडियो लेक्चर देख लिया करो, दिन भर में एक बार ऐसे चेक कर लो आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर अगला दिन देखना, आ गया तो ठीक है, देख लेना। ऐसे कर करके अपना क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। स्पॉट फॉर वाटर 30 ग्राम। ठीक है, एक मेथड हम समझाए थे, चलो फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड। क्या था? कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड होता क्या है समझिएगा। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड का मतलब है कि जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट किया, अलग अलग जगह से कम किया, स्ट्रिप सैंपलिंग लिए, स्पॉट सैंपलिंग लिए, ठीक है, अलग अलग जगह से हम सैंपल लिए, अलग अलग जगह से उठाएं, है ना, कोई गैलरी का वहाँ से 5-5 मीटर का इंटरवल पे उठा लिए। उठाने के बाद सब एक जगह पे हम जमा किए, ऐसे कोन बना दिए। जमा करेंगे तो जैसे बालू गिराते हैं तो कोन बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही कोन बना के जमा किए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जितना भी कोन है उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, ए बी सी डी। अल्टरनेट को सेलेक्ट करेंगे, अल्टरनेट को रिजेक्ट करेंगे, मतलब दो ठो ऊपर अल्टरनेट को ले लेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब ए और डी को वहां से निकाल देंगे और सी और बी को रखेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबको मिक्स करके फिर से एक कोन बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम कोन बनाएंगे। कोन बनाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको 4 सेक्शन में बांटेंगे, ए बी सी डी। फिर अल्टरनेट को हम सेलेक्ट करेंगे और दोनों को रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे करते हुए हम लोग करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमको 30 ग्राम सैंपल ना मिल जाए। 30 ग्राम सैंपल हम लोग इंक्लूड करते हैं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जो जांच होता है, सैंपलिंग होता है, उसमें 30 ग्राम तक का सैंपल हम लेते हैं। ठीक है, चलिए, स्पॉट स्ट्रिप समझा दिए थे, 30 ग्राम था। चलो, सैम्पलिंग इंचार्ज का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनमें से क्या होना चाहिए? सैम्पलिंग इंचार्ज का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनमें से क्या होना चाहिए? पहला है डिप्लोमा, दूसरा है डिग्री, तीसरा है बोथ, चौथा है इंटरमीडिएट। बताइएगा, सैम्पलिंग इंचार्ज का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, सैम्पलिंग इंचार्ज का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा, डिग्री, बोथ, इंटरमीडिएट। तुक्का तुम्हारी कम से कम। बोथ कह रहे हैं, ठीक, चलो, कम से कम यहाँ तुम लोग पढ़े हो यार। ठीक है, एग्जाम देखिए होता क्या है बताते हैं। जब सर पे तलवार लटका रहता है ना, तो लड़का लोग दबा के पढ़ता है। ठीक है, मन लगा के पढ़ता है, 2 दिन में 3 दिन में सीएमआर उड़ा देगा, माइंडसेट 1-2 दिन में खत्म कर देगा, रूल 1 दिन में खत्म कर देगा, है ना, जो टॉपिक है चैप्टर बाय चैप्टर उड़ाते जाएगा।
लेकिन वही जब तलवार हट जाता है माथा से, उसके बाद लड़का लोग कोढ़िया हो जाता है, हद कोढ़िया। ठीक है, धीरे 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 देखिए बताते, एग्जाम तो आपका होगा ही। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, यही काम देगा। एग्जाम के टाइम प्रेशर से आप उतना डीपली नहीं पढ़ पाइएगा जितना अभी पढ़ पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादातर लड़के बता रहे हैं बोथ हो जाएगा इसका आंसर जी, बिल्कुल सही। डिप्लोमा और डिग्री वाला ही बन सकता है सैम्पलिंग इंचार्ज, जो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री किया होगा अनुमोदित विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान से, यानी जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है। तो बहुत बार सवाल आता है कि क्या मान लीजिए यूजीसी से कोई यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है और वहाँ से कोई लौंडा बीटेक किया या फिर डिप्लोमा किया, तो क्या उसका बीटेक और डिप्लोमा वैलिड है? बहुत बार सवाल उठता है दिमाग में। तो देखिए ऐसा है, अगर यूजीसी से अप्रूव्ड है तो वो भारत का आपका अनुमोदित शिक्षण संस्थान से अप्रूव्ड है। ठीक है, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये आपका टेक्निकल वालों के लिए अलग से एक कह सकते हैं कि मापदंड है, जिसमें कोई कॉलेज अगर टेक्निकल कॉलेज है तो उसको अलग से एआईसीटी अपना माप अप्रूवल देता है। और यूजीसी क्या है? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसमें वो भी एक विश्वविद्यालय है, उसका कोई ना कोई यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगा। तो अगर इससे करते हैं तो दिक्कत नहीं है, रेगुलेशन के हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं है। आप बीटेक किए हों चाहे डिप्लोमा किए हों, अगर आप यूजीसी से अप्रूव्ड कॉलेज से किए हैं तो रेगुलेशन के हिसाब से आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा, आप आराम से आगे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात अगर हम करें, यूजीसी से अगर आप किए हैं तो कोल इंडिया भर सकते हैं, टाटा वाटा लन फन सब भर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आपको प्रॉब्लम आती है। कुछ जगह पे कहाँ पे? यूपीपीएससी दिक्कत हो जाएगा, झारखंड माइंस इंस्पेक्टर दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब जो ग्रुप बी लेवल के पोस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा डायरेक्ट। ग्रुप बी लेवल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन गेस्टेड कैटेगरी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको। ठीक है, तो अगर यूजीसी से कर रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, कोल इंडिया है, टाटा है, ये सब बहुत सारा प्राइवेट वैकेंसी आपके हाथ में है, कोल इंडिया का सब सब्सिडरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये सब जगह पे थोड़ा दिक्कत करता है, यूपीपीएससी वाला है ना, कुछ कुछ और भी एग्जाम लेता है, उसमें थोड़ा समस्या होता है। ठीक, चलिए, टॉपिक उड़ गया, समझा दिए। तो अब हम लोग हाईएस्ट फ्लड लेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हाईएस्ट फ्लड लेवल, ये एक लाइन होता है जो कि प्रीवियस कुछ सालों में जो सबसे ज़्यादा पानी आया था और जहाँ तक भरा था उसको हाईएस्ट फ्लड लेवल कहेंगे। इसके कुछ मीटर नीचे, जस्ट अ सेकेंड, इसके कुछ मीटर नीचे एक पॉइंट होता है, एक लाइन होता है, इस लाइन को कहते हैं डेंजर लिमिट, डेंजर लेवल, दोनों कहते हैं। डेंजर लिमिट भी कह सकते हैं, डेंजर लेवल भी कह सकते हैं। बताइए कितना मीटर नीचे, हाईएस्ट फ्लड लेवल के कितना मीटर नीचे को हम डेंजर लिमिट या डेंजर लेवल कहते हैं? धर्मेंद्र बता रहा है, और बताइए कोई। तुक्का मारिए कम से कम, मेरा आवाज तो सब तक पहुंच रहा है ना, एक बार क्लियर बता दीजिए, कहीं ऐसा नहीं कि एक दो लड़का पास पहुंच रहा है। साउंड मिल रहा है, ठीक है। 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है। ये जो है ये क्या है? डेंजर लिमिट है। जब कभी भी माइंस में हाईएस्ट फ्लड लेवल के नीचे एक मापदंड होता है 1.5 मीटर, 1.2 मीटर नीचे, अगर उसके ऊपर पानी भरने लगा, अगर वहां तक पानी पहुंच गया तो माइंस में क्या किया जाता है? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, हाईएस्ट फ्लड लेवल के कितना ऊपर होना चाहिए माइंस का एंट्रेंस? हाईएस्ट फ्लड लेवल के कितना ऊंचाई पे माइंस का एंट्रेंस होना चाहिए? शाफ्ट हो, इंक्लाइन हो, कुछ भी हो, माइंस का एंट्रेंस कितना मीटर ऊंचाई पे होना चाहिए हाईएस्ट फ्लड लेवल से? बताइएगा। 1.5 मीटर बता रहे, बिल्कुल सही, 1.5 मीटर हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊंचा पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके।
मेरा अगला क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है, इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर हम कोई गैलरी को काटते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है, कोई गैलरी को काटते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अचानक से हमको कोई एक फेस मिल जाए और इस फेस को हम काट रहे हैं और इस फेस के जस्ट मतलब एक पार्टीशन है, कुछ दूरी है, ठीक है, मान लीजिए 25 मीटर है या 30 मीटर है, इसके इधर में ज्वलनशील गैस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इनफ्लेमेबल गैस। ठीक है, तो बताइएगा कितना मीटर आगे, फेस के कितना मीटर दूरी पे हम लोग क्या करेंगे, बोरहोल करना स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग इतना बेसिकली फेस इनफ्लेमेबल गैस से कितना दूरी पे हम लोग बोरहोल करना स्टार्ट करेंगे, 30 मीटर हो जाएगा इसका आंसर जी, बिल्कुल 30 मीटर, मतलब 30 मीटर दूरी पे, ठीक है, 30 मीटर दूरी पे हम लोग क्या करेंगे, इनफ्लेमेबल गैस के लिए बोरहोल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और जो बोरहोल करेंगे, बोरहोल का लंबाई कितना होना चाहिए, यहाँ पे लंबाई भी पूछ ले रहे हैं, बोरहोल का लंबाई कितना होना चाहिए, एकदम डिटेल में पढ़िएगा, बड़ा डिटेल में पढ़ा है, वीडियो लेक्चर देखिएगा, हम समझ गए, आप लोग क्लास मिस किया, 1.5 मीटर, बिल्कुल 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे आते, इससे बहुत सारा पॉइंट निकलता है, इस चैप्टर को इग्नोर नज़रअंदाज कभी मत कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन है, अगर हम रेस्क्यू के लिए भेज रहे हैं, यानी कि सील ऑफ एरिया है, इसको हम खोलना चाहते हैं, रीओपनिंग करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेस्क्यू पर्सन को भेजना पड़ेगा। तो रेस्क्यू का जो टीम जाएगा उसमें कम से कम कितने मेंबर होंगे, जितना भी हम रेस्क्यू का टीम टुकड़ी को बांटेंगे वो उसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, बताइएगा, बताइएगा कितने मेंबर कम से कम होने चाहिए। चलिए, 5 से 6 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं, 3 मेंबर है, ठीक है, 3 मेंबर है, रेगुलेशन नंबर 148 के हिसाब से रेस्क्यू कवर, जिसको रेस्क्यू टीम भी कह सकते हैं, एक एक जो जाता है, कम से कम 3 मेंबर है। रेस्क्यू कवर शब्द का यूज क्यों किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए, एक रेस्क्यू का टीम है, ठीक है, जिसमें 18 मेंबर है, ओके। अब 18 मेंबर तो एक जगह जाएगा नहीं, 18 मेंबर क्या होगा, कुछ कुछ गैलरी में डिवाइड हो जाएगा, कुछ चला जाएगा एक सेक्शन में, कुछ चला जाएगा एक गैलरी में, कुछ नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट में, कुछ संप में। तो जब कभी भी जाएगा तो अकेले कोई कोई आदमी नहीं जाएगा, उसको टुकड़ी में बांट देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे रेस्क्यू कवर, ठीक है। ये टुकड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्क्यू कवर कहते हैं। तो उस टुकड़ी में कम से कम 3 ठो आदमी होना चाहिए, 3 ठो मेंबर होना चाहिए, तभी हम भेजेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायरेक्टली चैप्टर पे, ये सब तो समझा ही दिए हैं, ठीक है। चलिए, ओके, हाँ, अगर वाटर लॉक्ड एरिया के कितना मीटर के अंदर हमको माइनिंग करना है, तो हमको आरआई साहब को सूचना देना पड़ेगा, बताइएगा, या हम पहुंच गए तो सूचना देना पड़ेगा। वाटर लॉक्ड एरिया, नदी नाला के कितना मीटर के अंदर अगर हम पहुंच गए तो हमको रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देना पड़ेगा, बताइएगा। इसका आंसर तो पता होना चाहिए यार, वर्षों से पढ़े आ रहे हैं, पढ़े आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, 60 मीटर है, बिल्कुल 60 मीटर है। चलिए, अब रेगुलेशन नंबर 150 पे आते हैं, 150 पे शायद कल प्रीवियस क्लास में छोड़े थे, आप प्रीवियस क्लास देखा कीजिए, जो नहीं देखे पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियोस में डाला हुआ है, धीरे धीरे करके आप देखिए, एक दिन में तो सारा हो जाएगा। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 11 को अनयूजुअल समझते हैं, ये सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और इससे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कि डीजे देशमुख से पूछ दिया, यहाँ से पूछ दिया, वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। सीएमआर से बहुत सारा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 को जरूर कीजिएगा, बहुत सारा पॉइंट है ना। चलिए, तो रेगुलेशन नंबर 150 ये कहता है डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन। तो सबसे पहले इनंडेशन समझते हैं, इनंडेशन क्या होता है। तो कभी भी अगर पानी अंडरग्राउंड माइंस में रिस रहा है और वो रिसना बहुत तेज हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा बहने लगा है, पानी अचानक से फट के वहाँ पहुँच गया है, इन सभी को इनंडेशन का कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे पानी पानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि कुछ जगह पे लिक्विड का इस्तेमाल किया है, लिक्विड का इस्तेमाल किया है, द्रव का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे देखिएगा तो लिखा होगा वाटर और अदर लिक्विड बॉडी, अदर लिक्विड बॉडी। तो आप सोचेंगे यार कि कोल माइंस में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पानी ही टपकेगा ना, पेट्रोल तो टपकेगा नहीं, डीजल तो टपकेगा नहीं। तो फिर यहाँ पे वाटर और अदर लिक्विड बॉडी क्यों कहा गया है, समझते हैं। देखो सिर्फ पानी ही नहीं होता है, कई बार ऐसे होते हैं कुछ नेचुरल गैसेस होते हैं जो कोल के साथ अक्सर पाए जाते हैं, नेचुरल गैसेस कोल के साथ पाए जाते हैं। यही नेचुरल गैसेस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, यानी कि वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, तो इसको आप वाटर नहीं कह सकते, बल्कि एक मिनरल का फॉर्म में ले लेता है। ठीक है, ये एक मिनरल का रूप ले लेता है। ठीक, चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ कोयला के जस्ट आजू बाजू में कई बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए गए हैं, जैसे आसाम। आसाम में एक जगह है दिगबोंग, दिगबोंग, दिगबोई है या दिगबोंग है, हमको आइडिया नहीं है। दिगबोंग है या दिगबोई है, बताइएगा अगर कोई जान रहे होंगे तो। इस जगह पे पेट्रोलियम का स्टॉक पाया गया है, पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में पाया गया है, और इसी के आसपास में बहुत सारे कोल माइंस है, जिसमें माइनिंग करते करते पेट्रोलियम का थोड़ा सा लीकेज देखने को मिला है, पेट्रोलियम का कुछ अवशेष पाया गया है। तो इसीलिए रेगुलेशन में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे बेसिन हैं जहाँ पे पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ठीक है ना, पेट्रोलियम का कुछ प्रोडक्ट पाया गया है। ठीक, तो इसी तरह से कश्मीर एक एरिया है, उसमें कश्मीर का बेसिन के पास थोड़ा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट पाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे अदर लिक्विड का भी प्रयोग किया गया है, अदर लिक्विड बॉडी इसीलिए रेगुलेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोला गया है कि जब हम लोग 60 मीटर के अंदर पहुंच जाएंगे कोई वाटर लॉक्ड एरिया का, तो हमको आरआई साहब से लिखित परमिशन लेना होगा, कभी भी कोई काम अगर हम करवाना चाहते हैं तो उससे पहले। ठीक है ना? लिखित परमिशन लेना पड़ेगा। और ये जो होगा ये 60 मीटर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब एकदम सीधा सीधी हम नापेंगे, जहाँ से पॉइंट है वहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उस जगह से नापेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि यहाँ पे वर्किंग चल रहा है, ये फेस है, और पानी जो है वो कुछ इस जगह पे है। ठीक है, ये क्या है, ये वाटर। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं कि यहाँ से नापेंगे, अरे ऐसे करके नापेंगे, ये पॉइंट बी दे दिए, ये पॉइंट ए दे दिए, सी दे दिया, और बोले कि ये 5 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया, तो अभी नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं नापेंगे। तो कैसे नापेंगे भाई, हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे नापते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। अगर ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहा गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 60 मीटर में जब पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम घुमा फिरा के 60 मीटर, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, वो अगर 60 मीटर पहुंच गया है तो उस कंडीशन में आपको आरआई साहब को सूचना देना होगा। ठीक है, अब आरआई साहब आपको काम करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन काम करने की अनुमति अगर देंगे तो बोलेंगे भैया कुछ कुछ प्रिकॉशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या प्रिकॉशन है, सबसे पहले बोला गया है कि डिसयूज्ड वर्किंग है या अबेंडेंट वर्किंग है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आपको नज़र रखना पड़ेगा कि कहीं उसमें से पानी का सीपेज तो नहीं हो रहा है, और इसीलिए माइन प्लान जो बनाते हैं उसमें अबेंडेंट वर्क की जो माइंस का आउटलाइन है ना, जो जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, और भी कुछ अगर स्टार्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब भी बताना है, अगर बेंटोनाइट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बताना है। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल में प्लान में बता के रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद रीजनल इंस्पेक्टर चाहेगा तो उसमें परमिशन दे सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। क्या कंडीशंस लगा देते हैं, सबसे पहला कंडीशन बोला गया है कि जब आप वाटर लॉक्ड एरिया की तरफ पहुंच रहे हो, मान लीजिए ये गैलरी है, ये आपका बैरियर है, और इस साइड में वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, वाटर लॉक्ड एरिया की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और अभी 60 मीटर के अंदर घुस चुके हैं। अब परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर दे दिया कि जा तुमको परमिशन, तुमको इजाज़त है कि तुम जाओ माइनिंग करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे तैसे माइनिंग कर लेंगे, उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये समझेंगे कि अब हम गैलरी का हाइट 3 मीटर नहीं रख सकते हैं, 3 मीटर गैलरी का हाइट अब नहीं रख सकते हैं। मैक्सिमम जो गैलरी का हाइट रख सकते हैं वो है 2.4 मीटर। वाटर लॉक्ड एरिया को जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं और 60 मीटर के अंदर पहुंच जा रहे होते हैं, पहुंच रहे पार कर रहे होते हैं इसको, है ना, जब आप मान लीजिए 55 मीटर मात्र बाकी है पानी तक पहुंचने में, या
मान लीजिए 50 मीटर बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब गैलरी का जो साइज होगा वो 3 मीटर नहीं होगा, मैक्सिमम जो चौड़ाई होगा वो 2.4 मीटर होगा, मैक्सिमम जो हाइट होगा, सॉरी, वो 2.4 मीटर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। इसके बाद हमको बोर होल करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बोर होल करना पड़ेगा। ठीक है, बोर होल हम कहाँ कहाँ करते हैं, कॉर्नर पे करते हैं, इस कोना में, इस कोना में, मतलब कॉर्नर पे हम बोर होल करते चलेंगे। और जहाँ जहाँ जरूरत हो, अगर फेस में भी हमको जरूरत पड़ेगा तो फेस में भी हम लोग एडवांस बोर होल करेंगे। ऑब्वियसली बात है, एडवांस बोर होल का जो लंबाई होगा वो आपका 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 1 मीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा, गैलरी का चौड़ाई जब वाटर लॉक्ड एरिया में हम घुस रहे होते हैं 60 मीटर के अंदर में, तो 2.4 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं रहेगा गैलरी का। और बोर होल का तो डायमेंशन वही है। बोर होल यहाँ पे कॉर्नर पे भी मारते हैं और फेस पे भी मारते हैं। बोर होल करने से क्या पता चलता है, अगर कहीं पे क्रैक है, उससे पानी का सीपेज अगर बढ़ जाता है, बोर होल पे हम नज़र रखेंगे, अगर पानी का सीपेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, ये आपका जस्ट अ सेकेंड ज्वाइन करें, अगर पानी का सीपेज बढ़ जाता है तो हम काम रोक देंगे और यहाँ पे बैरियर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद मैनेजर एक्चुअल पोजीशन हर दिन देखेगा, जब कभी भी इन मतलब वाटर लॉक्ड एरिया की तरफ हम पहुँच रहे हैं तो मैनेजर साहब हर दिन खाता देखेगा, हर दिन नज़र रखेगा कि काम कैसा चल रहा है, डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, कितना संख्या है बोरहोल का, और ये सब पर जो खाता है, रजिस्टर है, उसमें देखेगा और साइन करेगा, प्रति हस्ताक्षर करेगा। और हर 15 दिन में इसको अपडेट किया जाएगा, हर 15 दिन में इसको क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, नक्शा को अपडेट किया जाएगा, जब कभी भी ऐसा जगह पे काम चल रहा होता है तब। एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं सारा का सारा पॉइंट को समझिएगा। रेगुलेशन नंबर 150 में हम क्या बताएं, रेगुलेशन नंबर 150 में बोले कि वाटर डेंजर से खतरा, मतलब डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, अंडरग्राउंड माइंस में कभी बाढ़ का खतरा होता है तो उससे हम, उसमें हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 60 मीटर के अंदर अगर हम वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर पहुंच रहे होते हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर का परमिशन का जरूरत पड़ता है, अगर वो परमिशन देगा तभी हम काम कर सकते हैं। अब रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्लान का कॉपी सबमिट करना पड़ता है, कम से कम 2 ठो। और उस जो प्लान का कॉपी है उसमें एबेंडेंट वर्किंग कहाँ है, डिस्यूज्ड वर्किंग कहाँ है, माइंस का आउटलाइन कहाँ है, प्रपोज्ड मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहाँ है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो सब कुछ अटैच करके हम रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं। अब रीजनल इंस्पेक्टर अगर लगेगा, सस्पिशियस लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा सीपेज हो सकता है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी है, तो तुरंत रोका जा सकता है। ठीक है, तुरंत रोका जा सकता है। अब अगर रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन दे भी दिया कि चलो भाई 60 मीटर के अंदर में तुम माइनिंग कर लो, तो अब जो गैलरी का साइज होगा, गैलरी का जो हाइट होगा, वो नॉट मोर देन 2.4 मीटर होगा, यानी 2.4 मीटर से ज़्यादा हाइट का गैलरी नहीं हो सकता है। इसके बाद इसमें हम लोग बोर होल करेंगे जो कॉर्नर पे और फेस पे दोनों जगह पे होता है। ठीक है, और इसका जो इंटरवल होगा वो 5 मीटर से ज़्यादा इंटरवल नहीं होगा, 5 मीटर से ज़्यादा दूरी का इंटरवल नहीं होगा, हर 5-5 मीटर पे हम बोर होल करते जाएंगे। और ऐसे ही गैलरी का साइज, जो गैलरी का हाइट है 2.4 मीटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, कभी भी हमको ऐसा लगता है कि अब पानी का सीपेज बहुत ज़्यादा हो रहा है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो बिना रीजनल इंस्पेक्टर को खबर किए पहले काम मेरा क्या करना है, पहला काम करना है उस फेस को बंद करना है। उस फेस में दीवार गाद के, ईटा गाद के हमको क्या करना होगा, उस फेस को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद मैनेजर साहब जब कभी ऐसा काम हो रहा है, मैनेजर साहब हर दिन, कब देखेंगे, हर दिन देखेंगे कि काम कैसा चल रहा है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, वाटर का सीपेज तो नहीं है, और ऐसा खाता को काउंटर साइन करेंगे। ठीक है, और हर 15 दिन में इसको अपडेट किया जाएगा, हर 15 दिन में क्या किया जाएगा, जो सर्वे का नक्शा है इसको अपडेट किया जाएगा। 150 रेगुलेशन नंबर में यही सब कुछ पॉइंट थे, थोड़ा देर में हम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 151। ठीक, 151 क्या चीज़ है समझते हैं। देखो, 151 है इंटेंशनल फ्लडिंग। इंटेंशनल फ्लडिंग का क्या मतलब है, मतलब जानबूझ के माइंस को डुबा देना। जानबूझ के माइंस को कोई डुबाता है क्या, जी बिल्कुल डुबाता है। माइंस का, मैनेजर का, मालिक का ऐसा इरादा है कि हम माइंस को डुबा देंगे। क्या फ़ायदा होगा डुबाने से, समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि एक बोर्ड एंड पिलर मेथड हम चला रहे थे जिसमें डेवलपमेंट का काम हुआ, किसका काम हुआ, डेवलपमेंट का काम हुआ।
डेवलपमेंट में परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन 35% के अबाउट होता है, मतलब मात्र 35% कोयला आप डेवलपमेंट स्टेज में निकाल सकते हैं। बाकी का जो कोयला है आप डिप्लरिंग के स्टेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइंस के पास इतना पैसा नहीं है कि डिप्लरिंग से पहले जो प्रिपरेटरी अरेंजमेंट करते हैं, बंकर लगाना, बालू का स्टॉक मंगाना, या फिर एरियल रोपवे बिछवाना डायरेक्ट वहाँ तक जहाँ पे बालू मिलता है, उसके बाद तुम्हारा अलग अलग टावर लगाना, पानी का टैंक बनाना, और उसके बाद डिप्लरिंग में बहुत सारा और भी खर्चा होता है, बॉक्सिंग वगैरह। तो इसका अगर मान लीजिए मैनेजर के पास पैसा नहीं है, या मैनेजर के पास या माइंस के पास अभी ऐसा स्थिति है कि अभी इस माइंस को काम नहीं करेंगे या आगे काम नहीं बढ़ाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में अगर माइंस का मैनेजर ऑनर चाहेगा तो माइंस को डुबा सकता है, बंद करवा सकता है। डेवलपमेंट हो चुका है, डिप्लरिंग में ज़्यादा कोयला निकलता है, 65% 70% के अबाउट कोयला निकलता है। तो अब डिप्लरिंग के टाइम डेवलपमेंट करने के बाद चाहेगा तो माइंस को डुबा देगा। कैसे डुबाएगा? अगल बगल का माइंस से पूछेगा कि तुम्हारा माइंस से अभी पानी निकल रहा है क्या? तो माइंस के बगल वाला मैनेजर बोलेगा हाँ भाई पानी तो निकल रहा है, हम तो फेंक दे रहे हैं, देखो खेत भर दिए हैं, पूरा तालाब भर दिए हैं, पूरा अगल बगल में वाटर गार्डन बना है, पूरा भर गया पानी का, तो हमको जगह नहीं मिल रहा है। तो माइंस का मैनेजर बोलेगा भैया काम करो, अपना माइंस से एक तो मोटा सा पाइप जोड़ो और हमको दे दो, हम अपना माइंस को डुबा देंगे। तो क्या करेगा, जितना भी अंदर घुसने का रास्ता है, ठीक है, सरफेस से, उसमें से ज़्यादातर रास्तों को बंद कर देगा, 2 ठो रास्ता को खुला रखेगा, बाकी सबको बंद कर देगा। हर पैनल को बंद करते जाएगा, पैनल बाय पैनल, पैनल बाय पैनल, ठीक है। और उसके बाद माइंस को भरना शुरू करेगा। तो भरेगा तो पहले तो नीचे भरेगा ना भाई साहब, पहले डीप साइड भरेगा, फिर धीरे धीरे राइट साइड की तरफ पानी बहेगा। तो ऐसे करते करते बहेगा, जब भरेगा पानी भर देगा, और भरने के बाद फिर उसको पूरा ऊपर से पैक कर देगा, जितना रास्ता अंदर और माइंस में जाता है सब पैक कर देगा, तो पूरा सॉलिड हो जाएगा। इससे फायदा क्या होता है? देखो, इंटेंशनल फ्लडिंग इसलिए किया जाता है, बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन है स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचाने के लिए। अभी सोचो, माइंस मेरा सैलो है मतलब 200 मीटर के अबाउट में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम माइंस सैलो है, सरफेस में सब्सिडांस है, तो सब्सिडांस से हवा क्रैक हो के घुस जाएगा, सरफेस से हवा होते होते घुस जाएगा कोल सिम में। अगर हम माइंस को बंद भी कर दिए हैं तो सरफेस से हवा तो पहुंच रहा है ना, तो कोल सिम का स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाएगा बेजोड़। तो जैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, कोयला पकड़ेगा आग, और आग पकड़ने के बाद वही कोयला फैलता जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो मेरा कोयला ही निकालना है, कोयला ही जल के खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा है माइनिंग करके? तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो खतरा होता है वो एकदम खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। सबसे बड़ा खतरा यही है आग लगने का, ये खत्म हो जाता है। पहला मेरा कंडीशन ये है। दूसरा है मीथेन निकलने का जो रेट है, मीथेन का जो निकलने का रेट है वो कम हो जाता है, बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है, तो गर्म गैस का भी खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा है कोयला चोरी, और ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। कोयला चोरी सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारा माइंस ऐसा है धनबाद एरिया में, बोकारो एरिया में बहुत सारा ऐसा माइंस है जो बंद हो चुका है, अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, हमको तो पता है लेकिन नाम नहीं लेंगे। तो बहुत सारा ऐसा माइंस है, उस माइंस में अवैध खनन चलता है। मतलब ऐसा है कि आसपास का बेचारा गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बुद्धि नहीं है, वो सोचता है कोयला बेचेंगे तो 600 रुपया देगा ईटा भट्टा वाला, तो बेच दो चलो। तो घुस जाता है सब 20 गो 25 गो का टीम बना के, फावड़ा हथौड़ी सब ले लेके, है ना, गायता वैता सब लेके घुस जाता है माइंस में। तो दीवार जो है, बैरियर है अंडरग्राउंड में, सरफेस पे बैरियर बनाया जाता है ना, गेट के पास जो एंट्री है वो बंद कर दिया जाता है। सब मिलकर दीवार तोड़ता है और घुस जाता है माइंस के अंदर। कोयला वोयला काट काट के जैसे तैसे, कोई पिलर नहीं, कोई रूल नहीं, कोई पिलर का साइज नहीं, कुछ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या जानकारी उसको। ऐसे कर करके क्या करेगा, जितना भी कोयला है उसको काटने का कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोयला काटेगा, और बहुत बार, लगभग हर कोलियरी में जो बंद पड़ा है और कोयला चोरी हो रहा है, ऐसा दुर्घटना होता है कि आदमी मरता ही मरता है, क्योंकि रूपफॉल होता ही होता है, और रूपफॉल होने के बाद दुर्घटना होता है, आदमी मर जाता है। तो पहला तो कोयला चोरी हो गया, ऊपर से आदमी भी ऐसा अवैध खनन करेगा, जान का रिस्क लेगा, तो ये बड़ा खतरा हो जाता है, मेजर खतरा, ठीक है। तो इसी मेजर खतरा को देखते हुए ऐसा काम किया जाता है कि माइंस को डुबा दो, बाढ़ आ जाएगा, पूरा माइंस में पानी भरा रहेगा, तो कहाँ से घुस के कौन चोरी करेगा, क्या? इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटेंशनल फ्लडिंग। इंटेंशनल फ्लडिंग, इसको करने के लिए हमको कुछ कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? पंप बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारा हमको सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ेगा, रोटो मोनो अलग अलग टाइप का पंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। पंप के साथ साथ पंप का जो फिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे पाइप हो गया, ठीक है, जो जॉइंट करते हैं उसको,
है ना। पाइप के साथ साथ बहुत सारा टेप आता है, उसको हमको जोड़ना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ हमको बढ़ाना पड़ेगा। आदमी बढ़ाना पड़ेगा, पंप ऑपरेटर बढ़ाना पड़ेगा, पंप देखने वाला बढ़ाना पड़ेगा, सुपरवाइज़र बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लोकल एक आध वो लेबर बढ़ाना पड़ेगा पंप को बढ़ाने के लिए। तो ये सब हम पहले तैयारी कर लेंगे, ठीक है। आई होप, आई थिंक एंड हो रहा है, बट कोई नहीं, आज क्लास अभी एक और बार लिंक भेज रहे हैं, ठीक है, तुरंत हो जाएगा, डोंट वरी। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जो लाइव देख रहे हैं, फ़ी आपका अगर टाइम हो गया है तो फ़ी दे दीजिएगा। फ़ी का टाइम हो गया है। थोड़ा सा गलती हो गया, एक सेकेंड। चलिए, जिसको इंस्पेक्टर वाला बैच में, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंस्पेक्टर वाला बैच में हम गलती से लिंक सेंड कर दिए थे, आप लोगों को क्लास 10:30 बजे है, तो आप लोग चाहें तो हट सकते हैं, बट कोई नहीं। लास्ट ही कर रहे थे, रेगुलेशन पढ़ा रहे थे इन लोगों को, दूसरा बैच को, ठीक है। आप लोगों को हम वीडियो लेक्चर भेजे थे, तो आप देखिएगा क्लास, और 10:30 बजे मैं फिर से लिंक सेंड करूँगा आगे के लिए, है ना। मेरा टारगेट अब ये नहीं है कि हफ्ता में 3 दिन या 2 दिन पढ़ाए, मेरा टारगेट है कि आपका पोर्शन हम कवर करें, और आपको बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं दे। लोड तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे। इसीलिए हम लगातार, आप देखिएगा कि वीडियो लेक्चर डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, सब आगे हैं आई थिंक। रेगुलेशन ख़त्म कर रहे थे, रेगुलेशन चैप्टर नंबर 11 का पढ़ा रहे थे हम, इंटेंशनल फ्लडिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा बचा हुआ था, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी होगा 10:30 में, हम लिंक सेंड करेंगे माइंस इंस्पेक्टर का, ठीक है। बट कोई नहीं, कर लो, आ गए हो तो इंटेंशनल फ्लडिंग के बारे में आप लोगों को बता रहे थे कि इंटेंशनल फ्लडिंग आखिर होता क्या है। तो हम आपको बताएं कि इंटेंशनल फ्लडिंग होता है, इंटेंशनल, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो जाता है। इंटेंशनल फ्लडिंग, इंटेंशनल फ्लडिंग का मतलब होता है जानबूझ के पानी भर देना, ठीक है, जानबूझ के माइंस को डुबा देना। तो जानबूझ के आखिर कोई डुबाता है क्या? बिल्कुल डुबाता है, जानबूझ के डुबाता है माइंस को। अभी हम कंडीशन आपको बता रहे थे, है ना, जिसको पढ़ा रहे थे, कि माइंस को कभी कभी जानबूझ के डुबाया जाता है और कभी कभी डुबाना पड़ता है। कारण आपको बताएं, 3 मेजर कारण है। सबसे पहला है कि मान लीजिए ऐसा है कि बोर्ड एंड पिलर मेथड से हम डेवलपमेंट किए, डेवलपमेंट में जो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, 35% के अबाउट होता है। और डिप्लरिंग का बात करें तो 65% से ऊपर होता है। तो डिप्लरिंग में ज़्यादा कोयला मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा फायदा होता है। डेवलपमेंट में थोड़ा सा कम कोयला मिलता है, कम प्रोडक्शन होता है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है।
तो डेवलपमेंट करने के बाद मेरे पास पैसा नहीं है कि हम डिप्लरिंग कर सके। डिप्लरिंग के लिए हमको थोड़ा सा पैसा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ऐसा क्यों भाई साहब? क्योंकि डिप्लरिंग करने के टाइम ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ज़्यादा कोयला निकल रहा है, तो ज़्यादा आदमी भी तो चाहिए, ज़्यादा सुपरवाइज़र भी चाहिए, हमको बंकर चाहिए, बालू लाना है, एरियल रॉक पे बिछाना पड़ेगा, तो वो सब के लिए हमको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है, ठीक है? तो वही जो खर्चा है वो कभी-कभी कंपनी के पास नहीं रहता है, कैपिटल कहते हैं उसको। कैपिटल कभी-कभी क्या होता है, कंपनी के पास नहीं रहता है। तो कैपिटल नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो कैसे होगा काम? नहीं हो पाएगा काम। तो जो माइंस है, माइंस बोलता है कि एक काम करो, 3-4 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, साल भर के लिए माइंस को बंद कर दो। हम कहीं से पैसा का जुगाड़ करते हैं, प्रबंध करते हैं। जब पैसा आ जाएगा तो फिर से माइंस को चालू करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। ऐसा बहुत सारा माइंस करता है, काफ़ी लंबे टाइम से। तो अगर अब हम उसको छोड़ देंगे, ऐसे डेवलपमेंट कर दिए हैं, सरफेस में 2 गो रास्ता है, इनटेक रास्ता या रिटर्न रास्ता, दोनों को सील कर देंगे, दीवार बनाकर छोड़ देंगे, तो क्या होगा? बहुत सारा घाटा है। क्या-क्या घाटा है? सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। और स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो आप कहेंगे कि माइंस में जाने वाले सारे रास्तों को तो हमने बंद कर दिया है, तो अब हवा घुसेगा कहाँ से? जी बिल्कुल घुस सकता है। अगर सैलो डेप्थ का माइंस है, सैलो डेप्थ का माइंस आप पढ़े होंगे 150 मीटर तक को कहा जाएगा, लेकिन हम कहेंगे 200 मीटर तक को कहा जाएगा, क्योंकि डीजे देशमुख जो कि आपका टेक्स्ट बुक है उसमें 200 मीटर दिया हुआ है सैलो डेप्थ, इसीलिए आपको 200 मीटर ही मानना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो डीजे देशमुख में जो दिया हुआ है उसी को आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो डीजे देशमुख के हिसाब से 150 मीटर दिया, 200 मीटर दिया हुआ है, तो 200 मीटर मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला रीजन हम बताएं कि माइंस को क्यों बंद किया जाता है। अगर सैलो डेप्थ में माइंस है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सैलो डेप्थ का माइंस में सब्सिडांस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी सरफेस से बहुत ही कम दूरी पे वो माइंस है। तो इसी माइंस का जो गैलरी है, इसका असर, जो आप डिप्लेरिंग किए या डेवलपमेंट किया, इसका असर सरफेस तक दिखता है, जिसके कारण सरफेस से क्रैक हो जाता है और इसी क्रैक के जरिए हवा घुसता है डायरेक्ट कोयला में। अब जितना ज़्यादा हवा घुसेगा उतना ज़्यादा कोयला आग पकड़ेगा। ठीक है, जैसे चूल्हा जलाते हैं, पंखा रख देते हैं बगल में, टेबल पंखा, टेबल पंखा क्या करता है, हवा बहुत जोर से देता है चूल्हा को, तो चूल्हा बहुत जल्दी जलता है। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये जो पूरा का पूरा कोल सीम है वो स्वाहा हो जाएगा, जल जाएगा, है ना? तो यही है, जिस चीज़ को आपको निकालना है, कल दिन माइनिंग करना है, कोयला निकालना, वही कोयला जल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा, आप कोयला भी नहीं बचेगा। तो पहला, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को रोकने के लिए इंटेंशनल फ्लडिंग करते हैं। दूसरा क्या कारण बताएं आपको? दूसरा कारण बताएं गैसेस को रोकने के लिए। अगर माइंस में बहुत ज़्यादा गैसेस कहीं फैल रहा है, निकल रहा है, CH4 का इमिशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आग भी लग सकता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग अगर हो रहा है तो आग भी पकड़ सकता है। तो दूसरा तरीका है गैसेस को रोकने के लिए। और तीसरा क्यों बनाते हैं हम लोग? तीसरा बोलते हैं जो मेन कारण है वो है कोयला चोरी। कोयला चोरी को रोकने के लिए हम लोग इंटेंशनल फ्लडिंग करते हैं। कोयला चोरी क्यों होता है, देखो बताते हैं। धनबाद का, बोकारो का, हमको लगता है हर जगह होता है, लेकिन जहाँ पे हम देखें उसका बात कर रहे हैं, कोई माइंड नहीं कीजिएगा, हम भी धनबाद से हैं। तो इन जगह पे बहुत सारा ऐसा माइंस है जो अंडरग्राउंड माइंस से बहुत पहले चलता था, अभी बंद हो गया है। यूजी माइंस है, BCCL को घाटा हो रहा था और कुछ प्राइवेट कंपनी उसको घाटा हो रहा था, जिसके चलते वो माइंस को बंद कर दिया। अब माइंस को बंद किया तो कैसे किया? पूरा माइंस को सील तो किया नहीं, माइंस का जो एंट्रेंस है उसको सील कर दिया, माइंस का जो रिटर्न रास्ता उसको सील कर दिया। तो आसपास का जो बेचारा गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बस इतना पता है कि कोयला एक बोरा का 150 रुपया मिलता है, भट्टा में जाकर देंगे तो 600 रुपया पर दिन बन जाएगा। तो 600 रुपया उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, पर डे अगर 300-400 रुपया कमा लेता है तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सब जो कोयला चोर लोग हैं या जो आसपास का बस्ती वाला है, वो सब क्या करता है, 20 गो 25 गो आदमी लेके, फावड़ा, गैता, कोयला काटने वाला सब सामान लेके घुस जाता है कोल में। यानी जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस को तोड़ देगा। वो दीवार होता है सर 40 सेंटीमीटर का, कितना मोटा दीवार है, तोड़ देगा मिलके। 40 गो आदमी लगेगा तो ऐसे ही टूट जाएगा। दीवार तोड़ के माइंस के अंदर घुस जाता है। अब उसको ये नहीं ना पता है कि वेंटिलेशन क्या होता है, असेशनल वेंटिलेशन क्या है, डिसेशनल क्या है, होमोट्रोपल क्या है, एंटी ट्रोपल क्या है, यू शेप वाला क्या है, डब्ल्यू शेप वाला क्या है, जेड शेप का क्या है, उसको इतना आइडिया तो नहीं है। अगर उतना पढ़ा रहता तो फिर कोयला चोरी क्या करता है? घुस जाता है कोयला तोड़ने और जैसे तैसे पिलर को काटता है। पिलर का साइज कितना रखना चाहिए, रेगुलेशन नंबर 111 क्या कहता है, वो सब उसको आइडिया नहीं है। उसको आइडिया है कि बस कोयला को भरो बोरा में, आप बेचो। एगो साइकिल में 10 गो कोयला का बोरा ला दो, अगर आप देखे होंगे तो बताइएगा।
एगो साइकिल में 10 गो कोयला का बोरा ला दो, भट्टी में जाओ, भट्टी में दो, 600 रुपया देगा, है ना, आज का मेरा खर्चा निकल गया, 2-3 राउंड मारेंगे, 2-1500 रुपया हो जाएगा, मस्त दारू पियेंगे और सुतेंगे। तो कोयला चोरी करने वाला को उतना आइडिया नहीं है कि पिलर का साइज क्या होता है, एक्सट्रैक्शन रेट क्या होता है और वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है, उसको खाली कोयला से मतलब है। तो ऐसा ज़्यादातर माइंस में जितना में भी अवैध खनन आज तक हुआ है, हर माइंस में अगर टाइम पे नहीं रोका गया अवैध खनन, तो ऐसा हुआ है कि रूफॉल हो गया है बड़ा वाला, एयर ब्लास्ट हो गया है बड़ा वाला, और ऐसा होने के कारण जो आदमी था वो सब आदमी दब गया है, कुछ आदमी दब गया है, मर गया है, कुछ घायल हो गया है, ऐसा होता है। और कभी भी प्रशासन उस खबर को दिखाता है, लोकल प्रशासन दिखाता है, तो अगर 50 गो आदमी मरा है ना, 50 गो आदमी का डेथ हुआ है, तो बताएगा सिर्फ 5 आदमी का डेथ हुआ है। मीडिया आने से पहले सबको साफ कर दिया जाता है, बॉडी को हटा दिया जाता है। उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है थाना वेरिफिकेशन, ठीक है? अवैध खनन अगर कोई किया, तो कोई भी आदमी है, अगर उसमें डेथ हुआ, तो डेथ होने के बाद सबसे पहला है कि अगर डेथ का काउज़ में उसका नाम लिखा गया, ठीक है? मान लीजिए कोई नाम लिख दिया मंगरू महतो, इसका डेथ हुआ तो इसका नाम लिख दिया मंगरू महतो जो है वो कोयला चोरी करते हुए मर गया। तो इसके ऊपर में चोरी का इल्ज़ाम लग गया। अब इसका बाल बच्चा जो होगा ना, इसका लड़का होगा, बच्चा होगा, अगर कल दिन सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेगा तो उसको बोलेगा थाना वेरिफिकेशन कराओ, और जब थाना वेरिफिकेशन कराएगा तो देखेगा कि तुम्हारा बाबूजी के नाम पे एक चोरी का इल्ज़ाम है, तो उसको नौकरी मिलने में बड़ा समस्या हो जाएगा। सरकारी काम उसमें नहीं मिलेगा। अगर मंगरू महतो चोरी कर रहा था, तो इसका 2 गो बच्चा है, तो दोनों बच्चा को जो सरकारी योजना होता है, ठीक है, गरीब आदमी के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे योजना है, चावल मिलता है फ्री में, अ, आटा मिलता है, गेहूँ मिलता है, खाने का सामान मिलता है ना, सरकार की तरफ से, ठीक है? तो वो सब खाना-पानी, सब दाना-पानी बंद हो जाएगा। बंद कर दिया जाता है, होता नहीं है, बंद कर दिया जाता है। तो ये सब बहुत सारा समस्या है, जिसके चलते आदमी भी जो फैमिली वाला मेंबर है, वो भी नहीं बताता है कि मेरा फैमिली वाला था, वो अवैध खनन कर रहा था, मर गया। वो भी नहीं बताता, और प्रशासन भी इस बात को दबा देता है, क्योंकि अगर कोई थाना के अंदर में 50 आदमी मर गया अवैध खनन करने में, तो मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा आदमी माइनिंग कर रहा होगा। अगर 50 आदमी मरा है, तो डेफ़िनेटली 100 या 150 आदमी माइनिंग कर रहा होगा। अगर 150 आदमी किसी माइंस में घुस जा रहा है, फावड़ा गैता लेके, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? तो ऐसा-ऐसा जवाब देना पड़ता है, जिसके लिए इंटेंशनल फ्लडिंग कराना पड़ता है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि माइंस में चोरी हुआ है या अवैध खनन हुआ है, तो जो कंपनी है, मान लीजिए ऐसा है, एग्जांपल ले लेते हैं कि बीसीसीएल नाम का कोई कंपनी है, उसके अंदर में ऐसा हुआ है, तो बीसीसीएल भी नहीं बोलेगा कि मेरा गलती है। बीसीसीएल भी चाहेगा कि अपना बात को हम दबा दें। तो ऐसा ही करके चलता है, ये सब सिचुएशन ना हो, इसीलिए कहता है कि भाई इतना मगजमारी कौन करेगा, कल दिन कोई कोयला चोरी करते हुए गिर गया, मर गया, तो साला हमारे गर्दन पकड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसी चीज़ से बचने के लिए क्या करता है, इंटेंशनल फ्लडिंग करा दिया जाता है। क्या कराया जाता है? इंटेंशनल फ्लडिंग करा दिया जाता है, ठीक है? इंटेंशनल फ्लडिंग में हमको कुछ-कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जानबूझ के माइंस डुबाना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? तो इसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इंटेंशनल फ्लडिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगल-बगल का माइंस से पूछिए कि उसका माइंस में डी-वाटरिंग का काम चल रहा है क्या? अगर अगल-बगल का माइंस से डी-वाटरिंग का काम चल रहा है, तो आपका आधा काम वसूल हो जाएगा। बगल का माइंस में खाली आपको पंप लगाना है, पंप कैपेसिटी को बढ़ाना है, बहुत सारा पंप होता है, सबमर्सिबल पंप है, रोनो है, मोटो है, बहुत सारा पंप है। पंप अलग-अलग टाइप का अलग जगह पे यूज़ होता है। पंप कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, पंप का फिटिंग बढ़ाना पड़ेगा। फिटिंग का मतलब पाइप होता है, जैसे कैनवास पाइप होता है, एक आता प्लास्टिक वाला पाइप आता है। तो बहुत सारा पाइप का अलग-अलग डायमेंशन होता है, तो ये पाइप बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर पाइप बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, कैनवास पंप फिटिंग बढ़ा रहे हैं, तो पंप ऑपरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। पंप ऑपरेटर भी आपको अलग से बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको देखने के लिए आपको सुपरवाइज़र भी बढ़ाना पड़ेगा, कुछ मज़दूर भी लगाना पड़ेगा जो पंप को ढोने का काम करेगा। तो ये सब कुछ तैयारी करना पड़ेगा अगर आपको इंटेंशनल फ्लडिंग कराना है तो। तो इंटेंशनल फ्लडिंग क्यों कराया जाता है? क्या होता है ना? वो समझा दिया आपको। पंप बस लगाना है माइंस के अंदर में और माइंस को डुबा देना है ना? उसको पैनल बाय पैनल आप चाहे तो बैरियर लगा के डुबा सकते हैं या पूरा माइंस को डुबा के ऊपर में पैक कर सकते हैं। फिर बाद में जब आपको माइनिंग करना होगा तो आप बस पानी को खाली कराइए, वेंटिलेशन को ठीक कीजिए और उसके बाद माइनिंग कीजिए। इससे आपका कोयला जो है पूरा पूरी जैसा का तैसा रह जाएगा, है ना? चलिए, लेकिन सवाल आता है कि क्या कोल का क्वालिटी डिग्रेड होता है इससे? तो जी बिल्कुल होता है। कोल का क्वालिटी में अगर बहुत दिन तक पानी जमा के रखें तो उसका क्वालिटी घटता जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है?
मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने से क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होता जाता है। इसीलिए कोल में अगर आप इंटेंशनल फ्लडिंग कराना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक ही करा सकते हैं। जनरली क्या होता है, अगर इंटेंशनल फ्लडिंग आप कराना चाहते हैं तो 6 महीना से लेकर के 1.5 साल का समय होता है, इतना दिन के लिए आप डुबा के रख सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर डुबा के रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्वालिटी से इन्फेरियर कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। इंटेंशनल फ्लडिंग अगर आपको करना है तो 14 दिन पहले, कितना दिन पहले, 14 दिन पहले आरआई साहब को इन्फॉर्म करना होता है। आरआई साहब को अपना प्लान बताना पड़ता है कि यहाँ से डुबाएंगे, यहाँ यहाँ से हम माइंस को बंद कर देंगे। इसके साथ ही साथ अगर एडजेसेंट माइन था, बगल वाला माइंस है, उसको भी सूचना देना पड़ेगा। बगल वाला माइंस को सूचना क्यों देंगे, क्योंकि आप माइंस में पानी भर रहे हैं, बगल में उसका माइंस है, बीच में बैरियर फाड़ के उसका माइंस में पानी घुस गया तो पानी का कोई रास्ता नहीं ना होता है सर। इसीलिए आपको बगल वाला माइंस को सूचना देना पड़ेगा कि हम इंटेंशनल फ्लडिंग करना चाहते हैं। अगर कहीं आपका बैरियर मजबूत नहीं है, कहीं क्रैक है, तो आप उसमें अपना पिलर वगैरह सब डालिए, ठीक है। तो कितना दिन पहले, 14 दिन पहले इंटेंशनल फ्लडिंग किसको, रीजनल इंस्पेक्टर और एडजेसेंट माइंस को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला गया है कि अगर 14 दिन पहले आप इन्फॉर्म किए, ठीक, इन्फॉर्म करने के बाद 60 दिन के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ, इन्फॉर्म करने के बाद रीजनल इंस्पेक्टर बोला कि ठीक है स्टार्ट करो, 60 दिन हो गया, इसके बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डीजीएमएस बोलेगा बोलो पेंसिल, माइंस वाला बोलेगा पेंसिल, तो डीजीएमएस बोलेगा अब माइंस का इंटेंशनल फ्लडिंग हुआ कैंसिल। तो कुल मिला करके ये हुआ कि 60 दिन के बाद ये लैप्स कर जाता है। लैप्स का मतलब कि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर आप इजाज़त लेने के बाद माइंस में इंटेंशनल फ्लडिंग नहीं किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, यानी वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यही है 151 रेगुलेशन नंबर में जो हम आपको समझा दिए हैं। 152 में ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस हम आपको मोटा मोटी समझा देते हैं। देखो, माइंस के अंदर में कभी कभी रिजर्वर बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो पानी को पकड़ के रख सके। ऐसा किसी माइंस में है जी, बिल्कुल ऐसा किसी माइंस में है। जो माइंस नदी के जस्ट अगल बगल में होता है, जहाँ पानी का सीपेज रेट बहुत ज़्यादा होता है, उस जगह पर रिजर्वर और डैम बनाया जाता है। अंडरग्राउंड माइंस, जी हाँ बिल्कुल, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में बनाया जाता है। अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में रिजर्वर और डैम बनाया जा सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं हम लोग अंडरग्राउंड माइंस के अंदर रिजर्वर और डैम। देखिए, मान लीजिए ऐसा है कि आपके अगल बगल में कोई नदी है और आप उस नदी के आसपास में कोई कुआं खुदवा रहे हैं, तो 10 फीट अगर आप खुदवाते हैं ना, तो 10 फीट में पानी निकल आता है, ठीक है। 10 फीट आप खोदे, 10 फीट में पानी निकल गया, फिर पानी को खाली किया, फिर पानी आ गया, फिर पानी खाली कर रहे, फिर पानी आ जा रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सीपेज रेट, यानी जो अगल बगल में नदी है उसमें से पानी जमीन के जरिए कहीं न कहीं बह बह के उस जगह तक पहुँच रहा होता है, ठीक है। तो माइंस में भी जहाँ कहीं भी बड़ा सा नदी है, तालाब है, बड़ा सा कोई झील बह रहा है, तो उसके आसपास में अगर पोरोसिटी प्रॉपर्टी वाला चट्टान है, यानी कुछ ऐसे पत्थर जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी छेद के जरिए पानी पास करते हैं, तो वो सब के जरिए माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो उस माइंस को, पानी को हम डाइवर्ट करते हैं किसी जगह जहाँ पे आदमी काम नहीं कर रहा है, या मेन सम्प की तरह हम उसको डाइवर्ट करते हैं। उसके लिए हमको रिजर्वर और डैम बनाना पड़ता है। रिजर्वर और डैम अगर हम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आदमी जिसमें पार हो रहा है उसी में हम डैम बना दिए या रिजर्वर बना दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक अलग से गैलरी होता है, उसी गैलरी में जितना पानी है सब पानी को भेजा जाएगा, और उस ध्यान रखा जाएगा कि उस गैलरी का बैरियर जो है इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उसके आसपास में अगर काम कर रहा है तो किसी को कोई खतरा ना। उस गैलरी के जरिए वो सारा पानी को बहा दिया जाता है, और उस पानी को हम किसी संप में जमा करके सरफेस तक पहुंचाते हैं, या डायरेक्टली उसको हम लोग किसी जगह से निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिजर्वर और डैम माइंस में बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर से इजाज़त लेना पड़ेगा। और कितना दिन पहले, यहाँ पर भी है 14 दिन पहले, अगर आप बनाना चाहते हैं तो 14 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर से इजाज़त लेना पड़ेगा, है ना, मालिक एजेंट ऑनर को बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोपोज्ड प्लान का 2 कॉपी भेजना पड़ता है पूरा पूरी, है ना, कि ऐसे बनाना चाहते हैं, यहाँ बनाएंगे, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे पानी भेजेंगे। तो रीजनल इंस्पेक्टर चाहेगा चेंज कर सकता है, या फिर हूबहू वो लागू कर सकता है। तो 152 में यही है। आपका चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से ख़त्म हुआ। जो लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, रेगुलेशन का पूरा देखिएगा, ठीक है, डाला हुआ है, चैप्टर नंबर 11 का पूरा डाला हुआ है, देखिएगा बार बार। चलिए, अब जो माइंस इंस्पेक्टर वाला गलती से आ गया इसमें, आप लोगों का हम स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा बैच हम लिंक भेजते हैं ग्रुप में, ठीक है।
और बाकी प्रीवियस क्लास का हम डाले हुए हैं लिंक, अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तब तक अभी सबको जय हिंद। समय का थोड़ा कमी है, बाकी क्लास करवाते हैं। ठीक है, सबको जय हिंद, जय हिंद। पूरा पढ़िए अच्छे से, रेगुलेशन को नज़रअंदाज मत कीजिए, हम दिखाएं अभी बहुत सारा पॉइंट, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, सबको जय हिंद, जय हिंद।